सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आप लोग देखो एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करवा रहा हूँ। 5th क्वेश्चन के अंदर इसमें आपसे कहा गया है कि देयर आर टू मैट्रिसेस A एंड B, वेरीफाई दैट AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये वेरीफाई करने को कहा है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। ओके, इसके लिए आपको इसमें 2 पार्ट गिवन है। मैं इसमें से फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 5th का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसमें आपको मैट्रिक्स A गिवन है, एलिमेंट्स आर 1, -4, 3। ये एक 3/1 मैट्रिक्स है। ऐसे ही आपको मैट्रिक्स B गिवन है, एंड द एलिमेंट्स आर -1, 2, 1। ये एक रो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिंगल रो है एंड 3 कॉलम्स है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज है एंड 1 कॉलम है। आपको यहां पर वेरीफाई करना है AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। हम लोग इसके लिए सबसे पहले AB फाइंड आउट करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर ए बी कैलकुलेट करना है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। क्यों 3/3 का बनेगा? दिस इज योर 3/1 एंड दिस इज योर 1/3। तो यहाँ से देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बन रहा है, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। और इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे? तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -1, दिस विल गिव यू 2, 1। देन द नेक्स्ट वैल्यूज आर 4, -8, -4. The next values are -3, 6, 3. ओके, तो ये हमारे पास आ चुका A B मैट्रिक्स। हमें यहां पर ऑब्टेन करना है A B ट्रांसपोज, A B होल ट्रांसपोज। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? तो याद करो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्या था? जो एलिमेंट्स रो में है, फर्स्ट रो में है, उसे हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो ये क्या आएगा, -1, 2, 1। द नेक्स्ट विल बी 4, -8, -4। द नेक्स्ट विल बी -3, 6, 3। तो आपके पास ये एक 3/3 मैट्रिक्स आ चुका, ए बी होल ट्रांसपोज। अब हमें ऑब्टेन करना है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। देखिए B ट्रांसपोज, इसका मतलब है इस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इस पे जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है, अब ये कहां आ जाएंगे आपके पास, फर्स्ट कॉलम में। वैल्यूज विल बी -1, 2, 1। ऐसे ही A जो मैट्रिक्स है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम के अंदर एलिमेंट्स हैं ये कहां आ जाएंगे, फर्स्ट रो में। नाउ द वैल्यूज विल बी 1, -4, 3। अब हम इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं। तो अगेन ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा ये 3/3 का होगा। क्यों? तो आप देखो यहां पर ये है आपका 3/1 का मैट्रिक्स, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, एंड दिस इज योर 1/3 मैट्रिक्स, इट इज अ रो मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट आएगा 3/3 का मैट्रिक्स। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, देन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 4,
देन माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वन को -4 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3. नाउ 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच वन. अब हमारे पास ये बी डैश ए डैश मैट्रिक्स आ चुकी है. हम लोग देखें कि ये जो मैट्रिक्स आ रही है और ये जो ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ रही थी, क्या ये सेम आ रही है या नहीं. फर्स्ट रो में देखिए एलिमेंट्स है -1 4 -3, -1 4 -3. नेक्स्ट है 2 -8 6, 2 -8 6. फिर है नेक्स्ट थर्ड रो में 1 -4 3, 1 -4 3. तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड. ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप नोट डाउन करें. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर 6th क्वेश्चन हम लोग देखें. इससे पहले हम लोग कुछ टाइप्स देखेंगे मैट्रिसेस के. ओके, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स. हम लोग मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स देख रहे हैं. यहां पर फर्स्ट वन है idempotent matrix. The second one is nilpotent matrix. Third one is periodic matrix. The fourth one is orthogonal matrix. Fifth one is involutory matrix. Sixth one is conjugate matrix. तो हम लोग आज मैट्रिसेस के 6 टाइप्स देख रहे हैं. द फर्स्ट वन इज idempotent मैट्रिक्स. लेट A is a square matrix. ए एक कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यहां पर मैं इसमें ए स्क्वायर ऑब्टेन करता हूं. ए को ए से ही मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने पे वापस से क्या आ जाए, ए आ जाए. फिर से कह रहा हूं, अगर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने, ए स्क्वायर कैलकुलेट करने पे क्या आ जाए, ए आ जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने पर वापस से वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए. तो यहां पर ए स्क्वायर सॉल्व करने में वापस से ए आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसी में ही हम लोग बात कर रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. यदि मैं अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ध्यान रखें जब मैं कह रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स तो इसका ऑर्डर कैसा है, 3x3 या फिर 2x2 या फिर 1x1 या 5x5 या 4x4. इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. जब मैं कह रहा हूं उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हम a इंटू ए कर रहे हैं. इज इट क्लियर? तो यहां पर हम लोग आए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मैं अगेन स्क्वायर कैलकुलेट करूं, यानी ए स्क्वायर कैलकुलेट करूं, एंड दैट विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. रिजल्टेंट क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम इसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स. तो याद करें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहा था, जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालेंगे और वो ए आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसका हम स्क्वायर कैलकुलेट करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इसी में नेक्स्ट वन है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो हम लोग पहले याद करें आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या कहा मैंने, ए स्क्वायर कैलकुलेट करें और क्या आ जाए, ए आ जाए। यहां पर ए आपका कैसा मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले रहे हैं और हम इसकी पावर कैलकुलेट करते हैं। इसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं a टू द पावर k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स। निल का मतलब है क्या होता है, जीरो। इट मींस यहां पर a टू द पावर k प्लस 1 करने पर ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ओके, तो फिर हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, कंडीशन ये है वेयर a टू द पावर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि यहां पर हम लोग से फॉर एग्जांपल a टू द पावर 3 ये कैलकुलेट करते हैं और ये क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम लोग इसमें ये जरूर चेक करेंगे कि ए स्क्वायर डेफिनेटली ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा है ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो है पर ए क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो है, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ध्यान से सुने, क्या कहा मैंने, ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ए स्क्वायर कैलकुलेट करने पे जीरो आ जाता है, यानी जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम ये देखेंगे कि जो ए है ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ओके, अगर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और ए स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो हम कहेंगे कि ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ओके, तो फिर से कह रहा हूं, अगर a क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए वेयर a स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो हम कहेंगे कि a इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहां पर हम लोग तीन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a आ जाए। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। निलपोटेंट मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब a टू द पावर k प्लस 1 सॉल्व करने पे ये क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए, वेयर a टू द पावर k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो फिर हम यहां पर इसको बोलेंगे a मैट्रिक्स को निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर k प्लस 1, ऑफ ऑर्डर k प्लस 1। इसी में अब देखते हैं आगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसमें हम लोग k प्लस 1 पावर सॉल्व करें और सॉल्व करने पर वो क्या आ जाए, वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये अपने आप में एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है और इसका पीरियड है k। ओके, यानी कि हर k पीरियड के बाद वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, यहां पे इसमें हम लोग इसका एग्जांपल लें तो मान लेते हैं कि A एक मैट्रिक्स है और मैंने इसकी पावर 7 कैलकुलेट की, A टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू A आ जाएगा, तो फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसका पीरियड है 6, दैट इज पीरियड विल बी कंसीडर्ड एज 6।
ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका जिसका पीरियड 1 है, जिसका पीरियड क्या है 1 है। अब ध्यान दो, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स में हो क्या रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है। ए कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स भी है और पीरियोडिक मैट्रिक्स भी है, और इसका पीरियड कितना है 1। ठीक है। इसी में नेक्स्ट वन दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे, हम लोग इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे रिजल्टेंट आ जाए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान से सुनना, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो फिर हम लोग इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देन इट विल बी नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोग 5 के बारे में बात कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ए, उसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर अगर वो ए के इक्वल आ गया तो ए इज नोन एज आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया ए, उसका हमने स्क्वायर कैलकुलेट करा ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ए इज अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर थर्ड हमने देखा दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ए टू द पावर के प्लस 1 अगर सॉल्व करने पे जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर के प्लस 1, ऑफ ऑर्डर के प्लस 1। ठीक है, पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि इससे ठीक पहले वाला जो ऑर्डर है यानी ए टू द पावर के, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखा हमने इसमें दैट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड के है। ठीक है, फिर हमने यहीं पर बात करी कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक, नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट द फिफ्थ वन दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, उसका हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया और फिर दोनों को प्रोडक्ट किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट किया एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए किया और वो क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल के केस में ध्यान रखें कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। ठीक, अब हमें यहां पर बात करनी है रिगार्डिंग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहां पर पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सी ए एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स हैं a1 प्लस आयोटा b1। कुछ याद आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, ये कॉन्जुगेट वर्ड भी वहीं आया था। तो याद करो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है ऐसा, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, है ना। तो बस यहां पर वही कॉन्सेप्ट हम लोग कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं a1 प्लस आयोटा b1, a2 माइनस आयोटा b2, देन a3
minus iota B3, next one is minus A4 minus iota B4। मान लेते हैं ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, ए कॉन्जुगेट से, ठीक है। ए कॉन्जुगेट हम लोग जब फाइंड करने जाएंगे तो यहां पर जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आएगा A1 माइनस आयोटा B1, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, A3 प्लस आयोटा B3, यहां भी A2 प्लस आयोटा B2 एंड दिस वन इज माइनस A4 प्लस आयोटा B4। ये आंसर आ जाएगा। So you will get the answer. It means यहाँ पर इसमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें ना कुछ खास बात ध्यान देने की है। मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, ध्यान दो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये A एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कैसा भी मैट्रिक्स हो सकता है। अभी तक ऊपर के जो पांचों देखे थे इनके लिए मैं आपसे क्या कह रहा था कि कंडीशन है कि ए कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इसके लिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 माइनस 9 4 8 माइनस 7, तो ये हमारे पास एक 2/3 का मैट्रिक्स है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करता हूं, तो आप देखो इन सभी में सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, ये जो 1 है इसे बोलेंगे 1 + 0 आयोटा, ठीक। इसका मतलब जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा 1। ऐसे ही सभी का कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो सेम नंबर आ जाएगा। यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जो सारे रियल नंबर्स, जिसके एलिमेंट सारे रियल नंबर्स हैं, तो फिर उसका कॉन्जुगेट सेम आएगा, ठीक है। इफ इट मींस दैट अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू ए, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स रियल नंबर्स हैं, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता, और साइन चेंज होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर आपसे कहा गया कि ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो मैट्रिक्स ए है इसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको नोट डाउन करें, वेरियस काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें मैट्रिक्स ए गिवन है और आपसे इसमें कहा गया है वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा काइंड की बात कर रहा है ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। यानी ए ट्रांसपोज इनटू ए सॉल्व करने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ए कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट वन। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है 2/2 का, और अब हम लोग यहां पर इसमें वेरीफाई करना है हमें ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। कैसे आएगा,
तो जो एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। इसी प्रकार जो एलिमेंट सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे। अब हम लोग यहां पर ऑब्टेन करेंगे ए ट्रांसपोज इनटू ए। देखिए ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए मैं ए ट्रांसपोज इनटू ए करूं या ए इनटू ए ट्रांसपोज करूं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो हम वही कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज ये रहा, दैट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम में आएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड मैट्रिक्स में आएगा आपके पास एलिमेंट्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं a12, तो ये कैसे आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहां मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर ये आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। देन यहां पे नेक्स्ट एलिमेंट साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। द नेक्स्ट एलिमेंट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हम लोग यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। यानी सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ चुका है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये नोट डाउन करें। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 देखा था। हम लोग अब इसमें इसी एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने नोट्स में देखें क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए एंड बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और हमसे पूछा गया है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसा मैट्रिक्स है। ऑप्शन में हमें 4 गिवन है। द फर्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये दोनों में से कौन सा है ये पता करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसको ए बी माइनस बी ए इसको मैंने लेट कर दिया सी। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज पता करूंगा। अगर इस सी का ट्रांसपोज यानी सी ट्रांसपोज, इफ आई एम गेटिंग सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी, तो मैं ये कहूंगा कि ये कैसा मैट्रिक्स है, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि हमारे पास सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी आता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर इसमें हम लोग इस पूरे में अब इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता करेंगे। हमने क्या करा, तो ये जो ए बी माइनस बी ए है इसको लेट कर दिया सी, और अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए अगर मैं सी का ट्रांसपोज करूंगा तो इसका मतलब है मैं इस पूरे पे ट्रांसपोज लगाऊंगा, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। यहां पर हम लोग ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, तो a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज।
इस प्रॉपर्टी को हमने यहां पर यूज किया और उसके बेस पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब यहां पर भी हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं? तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, याद करो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या रहेगा, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो यहां पर आ जाएगा हम लोग ए बी होल ट्रांसपोज, ये क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आएगा ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी के बेस पर। अब यहां पर हम लोग इसमें ये देखें कि बी ट्रांसपोज इज बी, ये गिवन है हमें, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। तो हम लोग यहां पर जो गिवन है वो यूज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा बी ए माइनस ए बी। ये कहां से आया, तो हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देंगे कि दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक है इसका मतलब है ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू बी। तो यहां पर इसी प्रॉपर्टी, इसी गिवन को यूज किया यहां पे। अब हम लोग इस पूरे में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। यदि मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। अब आप देखो जब माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा ए बी माइनस बी ए एंड दिस ए बी माइनस बी ए इज योर सी। ये देखिए यहां पर ए बी माइनस बी ए क्या है, सी। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी। क्योंकि सी ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल आ रहा है तो ये जो सी है ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसलिए ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास आंसर आ गया, देन ए बी माइनस बी ए इज, क्या लिखेंगे, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज द आंसर। तो यहां पर इसको नोट डाउन करें। हम लोग देखें अब 12th क्वेश्चन। इस 12th क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। और इसमें आपको ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है और साथ में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कैसे आया, तो फर्स्ट रो को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट कॉलम में। ऐसे ही सेकंड रो को हमने कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम में। अब हम लोग ये ऑब्टेन करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग यहां पर ए प्लस ए ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये आएगा आपके पास cos अल्फा प्लस cos अल्फा, दैट विल गिव यू 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा, दैट विल गिव यू 0। ऐसे ही यहां पर आएगा सेकंड कॉलम में माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, दैट विल गिव यू 2 cos अल्फा। तो ये एक 2x2 का मैट्रिक्स आ चुका। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ये भी एक 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 0 0 1। अब हम लोग यहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहां पे अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इक्वालिटी हम लोग यहां पर अब कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम लोग यहां पर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1
तो यहां आ जाएगा देयरफॉर 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, और हम यहां से कह सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। यहां पे हम लोग देखेंगे कि cos में कौन सा एंगल लें जिसकी वैल्यू आएगी 1/2। cos में कौन सा एंगल लें ताकि उस cos फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और ये किस में आएगा π/3 में 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक। तो यहां पे आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos π/3। ओके, cos अल्फा इज इक्वल्स टू cos π/3। अब यहां पर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ अब हम इसका यहां पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो याद करें 11th में हमने देखा था cos x इज इक्वल्स टू cos y। अगर ऐसा है तो x इज इक्वल्स टू आएगा 2n pi प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू वी विल गेट 2n pi प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। अब हमें इसमें ना 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमें यहां पर देखना है कि 4 ऑप्शंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट है π/6, ओके, नेक्स्ट वन इज π/3। तो π/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि π/3 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका था। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है π, ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है 3π/2, ये भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, तो हम इसमें देखें, यहां पर मैं अगर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये आएगा π/3। ओके, when n is 0 then alpha is our π/3। जब मैं n की वैल्यू 1 प्लेस करूंगा, ठीक है, तो ये क्या आएगा 2π प्लस π/3, और एक आएगा 2π माइनस π/3। यदि मैं पहले 2π माइनस π/3 को सॉल्व करता हूं तो दैट विल गिव यू 5π/3। ओके, और जब मैं यहां पर प्लस को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 2π प्लस π/3, दैट विल गिव यू 7π/3। तो जब हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे तब हमारे पास 2 आंसर आएंगे, एक आएगा π/3 और दूसरा आंसर आएगा 7π/3। ठीक, ये जो भी ऑप्शंस आपको गिवन है ये ऑप्शंस 0 से लेकर के 2π के बीच में है। ठीक है, और 0 से लेकर के 2π के बीच में आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या आ रहा है, तो एक आ रहा है π/3 और एक आ रहा है 5π/3। फिर कह रहा हूं कि 0 से लेकर के 2π के बीच में आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, और जितने भी ये ऑप्शंस गिवन हैं ये सारे के सारे ऑप्शन 0 से 2π के बीच में हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पर अगर ऑप्शन में π/3 है तो वो सही आंसर है, और यदि ऑप्शन में 5π/3 है तो भी वो सही आंसर है। ठीक है, अब हमें लगेगा कि भाई यहां तो π/3 आ चुका था, वो तो यही आ गया, हमने इतनी मेहनत क्यों करी, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों लगाए। तो जब जेई लेवल पर आप जाओगे तो आपको वहां पर इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां पर ऑप्शन के रूप में π/3 ना हो और ऑप्शन में आपको क्या दे दिया जाए 5π/3। तो ये कैसे आया, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो यहां पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग इसमें आगे बढ़े उससे पहले आप ये पूरा नोट डाउन करें।